पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी की फाइनल सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम दिखाई नहीं दे रहे। मतलब ये कि या तो ये 19 लाख लोग घुसपैठिए हैं या फिर इनमें से कुछ का नाम किन्हीं वजहों से लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया। मगर सवाल यह है कि अगर 19 लाख लोग की जगह 19,000 लोग भी घुसपैठिए भी साबित हो जाते हैं तो उनका आखिर होगा क्या? सवाल यह भी है कि घुसपैठियों पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आसमान से बूंदाबांदी और जमीन पर सख्त सुरक्षा के बीच जारी एनआरसी की फाइनल लिस्ट से असम का माहौल फिर से गर्म हो गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एनआरसी की फाइनल लिस्ट में 3,11,21,004 लोगों के नाम हैं, जबकि 19,06,657 लोगों के नाम लिस्ट में नहीं। सीधा मतलब ये कि लिस्ट में जिनके नाम हैं उन्हें वैध नागरिक माना जाएगा और जिनके नाम नहीं है उनकी नागरिकता खतरे में पड़ गई। ऐसे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए फिर से 120 दिन की मोहलत दी गई है। लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। इन दिस publication, the excluded person need not have to worry. In this regard, Indian Home Ministry has very clearly notified that whoever name will be excluded, they will get ample opportunity to appeal in the FT court. And the earlier time period was 60 days, but it has been extended for the convenience of the people for 120 days. असम सरकार 400 फॉरेन विदेशी ट्रिब्यूनलों की स्थापना करेगी, जहां लोग 31 दिसंबर 2019 तक अपील कर सकते हैं। जो 24 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं, उनका नाम ही एनआरसी लिस्ट में जोड़ा जाएगा। आवेदनकर्ता को अपनी या पूर्वजों की 1971 से पहले की नागरिकता साबित करनी होगी। जुलाई 2018 में जब एनआरसी की पहली लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें 40,37,000 लोगों के नाम नहीं थे, जो फाइनल लिस्ट से कम होकर 19 लाख पहुंच चुकी है। मगर गुवाहाटी के रहने वाले कर्नल इस्लाम और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद सनाउल्लाह जैसे कई लोगों की परेशानियां फाइनल लिस्ट में भी कम नहीं हुई। पिछली बार की तरह इस बार भी कर्नल इस्लाम के एक बेटे का नाम लिस्ट से गायब है, तो खुद मोहम्मद सनाउल्लाह का नाम भी फाइनल लिस्ट में नहीं है। मेरा पहले लिस्ट में तो मेरा फैमिली का 4 मेंबर था, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमको नोटिस दिया छोटा लड़के के लिए आया था, बोला फिर डॉक्यूमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट में कोई लिंक नहीं है, तो बोला नहीं अभी और कुछ जरूरत नहीं है। तो आज जब लिस्ट आया तो मैंने लिस्ट का तो नाम आया, लेकिन उस लिस्ट में क्या है आपका बेटे का नाम? रोहन अख्तर बड़गुइया। तो उसके बाद यह हमें रिजेक्ट लिख दिया। मेरा फैमिली का आया है और मेरा 3 बच्चे के है और मैं हूँ, 4 आदमी का नहीं आया। बाकी घर में जो मेरा ब्रदर है, भाई भतीजे का, उनको सबको आया है। 19 लाख लोगों की नागरिकता पर मंडराते संकट का सवाल बेहद बड़ा है। सवाल है कि अगर फाइनल लिस्ट में सुधार के बाद 1% लोगों का नाम भी एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो क्या होगा? जिनकी नागरिकता साबित नहीं हो पाएगी उनका क्या होगा? क्या अवैध नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा? लाखों लोगों को डिटेंशन सेंटर में कब तक रख पाएगी सरकार? मियाद खत्म होने के बाद अवैध नागरिकों को कहां भेजा जाएगा? क्या भारत में म्यांमार के रोहिंग्या जैसा संकट खड़ा हो जाएगा? तो एक एनआरसी लेके वो तो मतलब तैयार नहीं कर सकते। एक एनआरसी तो लेके फंस गए, और अगर चाहते हो तो ले सकते हो। उन्हीं की तो सारे सरकार है, वो हर जगह ले सकते, सदन के अंदर भी ले सकते। क्योंकि मैं भी एक बाहर वाले हूँ, मेरा पिताजी बांग्लादेश में रहते थे, मुझे भी ले सकते, निकल दे सकते थे। तो हर जगह लग सकते, तो पार्टी देश उनकी है, वो हर जगह कौन मना करते हैं सब लाने के लिए। लेकिन जो एनआरसी असम में चल रहा है, उन एनआरसी को तो संभालने नहीं सकते हो। एनआरसी के जरिए 1951 के बाद पहली बार असम में नागरिकों की पहचान की जा रही है।
क्योंकि सालों से ये बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध रूप से रहने का मामला बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि एनआरसी के फाइनल लिस्ट में 19 लाख लोगों के नाम नहीं होने पर खुद असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। कोई सारा हिंदू बांग्लादेशी एक रिफ्यूजी का दर्जा लेके भारत में आया था प्रायर टू 1971, उनका नाम लिस्ट में नहीं है, इसलिए उनका रिफ्यूजी सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं मिला। मेरा हिसाब से वो ठीक नहीं हुआ है। अभी वो लोग को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में, और फिर उनको प्रूफ करना पड़ेगा। थोड़ा वो लोग के लिए पेनफुल प्रोसेस होगा। एआईएम नेता ओवैसी ने ऐसे ही सवालों को लेकर सरकार से एनआरसी को खत्म करने की मांग की है। कि मैं आज जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, हम वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है, अब वो झूठ बोल रहे थे या एनआरसी सच कह रही है? हम जानना चाहते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर गुजरे इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने कहा था कि 40 लाख इलीगल लोग हैं। एसके सिन्हा ने कहा था कि पूरे आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल जब भी हैं, कानपुर के सांसद रह चुके हैं और एमओएस होम थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 50 लाख। अब इन सब से हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने जो एक क्या बोलते हैं मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था, वो तो खत्म हो गया अभी। सवाल है कि क्या एनआरसी का विरोध करने वाले इसमें अपनी सियासत देख रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सरकार आखिर अवैध नागरिकों की समस्या से कैसे निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एनआरसी, जी हां, एनआरसी का मतलब नागरिकता की पहचान की प्रक्रिया, कि आखिर कौन हिंदुस्तानी, कौन असमिया, कौन वैध और कौन अवैध। इतना ही नहीं तो घुसपैठिए, अगर उनका ना अता ना पता, इसी को पता लगाने की ये प्रक्रिया गुवाहाटी से लेके बारपेटा तक मचा है बवाल। और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल, क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम है। जी हां, इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ कराऊं, मैं ये बोल देना चाहता हूं इस एस्टीम पैनल को कि यहां पर आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। मसला गंभीर होता है, चर्चा होगी, बहस होगी, लेकिन शब्दों की मर्यादा, बोले वही जो आप सोच के बेहिचक बोल सकते हैं और जवाब भी सुनने की मादा रख सकते हैं। तो मैं मेहमानों का तारुफ कराऊं। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला, जिनको आप लगातार जानते, देखते और सुनते रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ दीपक झा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनकी विचारधारा से भी आप वाकिफ हैं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा साहब, जी हां, राजनीतिक विश्लेषक, और इनका लगभग 4 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव भी रहा है। मेरे साथ डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता, जी हां, असम मामलों के जानकार, असम में कुछ समय भी इन्होंने बिताया है, वो भी हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनको भी आप लगातार सुनते और देखते आए। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जाना पहचाना चेहरा नरेंद्र तनेजा साहब हैं। मेरे साथ बीएल वोहरा, जो कि पूर्व गृह सचिव हैं मणिपुर के। जी हां तनेजा साहब, सबसे पहला आपसे सवाल बनता है, सवाल यह है कि एनआरसी की लिस्ट से बीजेपी भी खुश नहीं है। नहीं, देखिए, जो आई है तो हमने तो एक बात कहा, देखिए हमारी इस पे सोच बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा ये सिर्फ रहा है शुरू से कहना कि वो लोग जो अवैध रूप से वहां पे हैं, उनकी पहचान और वो होना आवश्यक है, जिससे कि उसका कदम उठाया जा सके। जो लोग अवैध हैं वो देश में नहीं होने चाहिए। इसको लेकर के हमारी नीति और हमारी वाणी बिल्कुल स्पष्ट रही है। अब जो ये रिपोर्ट आई है, जिस हिसाब से, उसको लेकर के हमने तो कहा है कि भाई रीवेरिफिकेशन जो है वो जिले, वो डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है वहां होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते किसी को असुविधा हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक, वो भारत का नागरिक है तो उसको किसी तरह की असुविधा हो, लेकिन साथ में ये भी जरूर है जो अगर कोई अवैध है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। लेकिन तनेजा साहब, आप ही के वित्त मंत्री को आपत्ति है। देखा है कि हमारे तनेजा साहब, आप ही के वित्त मंत्री को आपत्ति है। बिल्कुल, मैंने सुना है।
नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और सरकार ने, हमने भी कहा है कि जो 20% जो सैंपल रीवेरिफिकेशन होना चाहिए उसकी बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट को वो बात कहा गया है। देखिए, हमको अगर ऐसा लगता है कहीं पे, जैसे आपने वहां के वित्त मंत्री को भी सुना है, वो वहीं के वित्त मंत्री हैं, जानते हैं, उन्होंने कहा कुछ लोगों का, जैसे आप कुछ इंटरव्यू अभी आप दिखा रहे थे, उनका हैगा और उनके बेटों का नहीं है, तो ये इसको लेकर के हमको भी तकलीफ है अगर ऐसा होता है तो। हमारा इसमें स्पष्ट है, हम सिर्फ ये चाहते हैं जो अवैध लोग हैं वो पहचाने जाएं और वो यहां देश में नहीं रहने चाहिए। साहब एक छोटा सा जवाब, भारतीय नागरिक है। तनेजा साहब एक छोटा सा जवाब, क्या ये जल्दबाजी में प्रक्रिया की गई? ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी जो प्रक्रिया एकदम आनंद फानंद में कर ली गई? नहीं, देखिए 1950 से यह मसला चल रहा है। सबसे पहले 1950 में 70 साल होने को आए, 1950 में कांग्रेस कानून लेकर के आई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आपको आप जानते हैं। जी, जी। तो 70 साल को तो जल्दी नहीं कहा जा सकता। कोई भी देश, हमारा सिर्फ ये कह रहा है जो हमारे संसाधन हैं, हमारे प्रयास हैं, वो हमारे देश के नागरिकों के लिए है। अगर कोई अवैध है उनको पहचानना, तो ये तो आपके देश का धर्म है और आपका भी धर्म है, मीडिया का भी धर्म है, नागरिकों का धर्म है, सरकार का भी धर्म है। जी शहजाद, मीडिया का भी धर्म है, नागरिकों का भी धर्म है। अगर घुसपैठी हैं, जाहिर सी बात है, जिसका ना आता ना पता, उसी का पता लगाने के लिए ये प्रक्रिया है। लेकिन इस पर अगर सियासत हिंदू मुसलमान हो जाए, घुसपैठिए की पहचान और हिंदू मुसलमान, ये तो अपने आप में भयावह है। देखिए, जो ये मामला हिंदुस्तानी वर्सेस विदेशी है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कतई नहीं है। पर जो इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रक्रिया शुरू कब हुई? जब मरहूम इंदिरा गांधी ने कहा 71 में युद्ध के समय कि मैं घुसपैठियों को बाहर भेजूंगी। प्रक्रिया कब शुरू हुई? जब मरहूम राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड साइन किया 1985 में। प्रक्रिया कब शुरू हुई? जब मनमोहन सिंह ने, जिनकी सरकार मरहूम हो गई, उन्होंने 2005 में कहा कि मैं एनआरसी लागू करूंगा। प्रक्रिया कब शुरू हुई? जब 2007 में चिदम्बरम ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजना है। अब ये तमाम लोग कर नहीं पाए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने ये प्रक्रिया पूरी कर दी। पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये भी हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे? लेकिन आपको नहीं लगता शहजाद, पर ये बात मैं जरूर कहूंगा, नहीं, जल्दबाजी में ये जो वो उपराष्ट्रपति उनके परिवार का नाम नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उनका नाम नहीं, सेना में जिन्होंने योगदान दिया करगिल वार के, उनका नाम ये नहीं। सब मैं आपको बता दूं, अगर आप जल्दबाजी का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट पे जल्दबाजी का आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से कह रही थी इसको पूरा करो, इसको पूरा करो, तो उनके ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं। नहीं, प्रक्रिया पारदर्शी है शहजाद, उसमें कोई मैं दिक्कत सिर्फ नहीं है। इतना कहना चाहता हूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज हम लोगों को देखना है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने ये प्रक्रिया शुरू करने की बात की पर आज फिर गए उससे, और वोट बैंक पॉलिटिक्स के कंसिडरेशन से। टीएमसी ने 2005 में मांग की थी कि ये होना चाहिए, अब इनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या का वोट चाहिए, तो वो लोग अपने पोजीशन से हिल गए। आज मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि देश के सारी पार्टी ये बताए कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी के साथ खड़े हैं कि देश के भारतीय नागरिकों के साथ खड़े हैं। और अगर आप देश के भारतीय नागरिकों के साथ खड़े तो आप एनआरसी के साथ खड़े हैं। अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे, जैसे ओवैसी साहब जो रोहिंग्या के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, वो पूछ रहे हैं कि पहले 50 लाख थे, अमित शाह ने 50 लाख बोला था, अब 19 लाख हो गए। तो क्या ओवैसी साहब चाहते थे कि 50 लाख के बदले 1 करोड़ को भेजा जाए? और अमित शाह ने यही कहा था कि ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े में बदलाव हो सकता है, और वो आंकड़ा बदला है। जी शहजाद, वोरा साहब एनआरसी को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, आखिर हिंदू मुसलमान करके इसका लाभ केवल सियासी तौर पर लेने की कोशिश है या घुसपैठियों को बाहर करना है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासी लाभ लोग लेना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसको ये देखा जाए कि पहला तो अच्छा ये हुआ कि ये प्रक्रिया पूरी हुई, चलिए पहली बारी हुई, पहला चरण ही सही, ये भी कंप्लीट नहीं, पूरे स्टेप्स काफी है, एक स्टेप हुआ, कहीं तो क्लोजर हुआ। दूसरा ये कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटेड है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता कि आपने इस वजह से किया, उस वजह से किया। हालांकि सब पॉलिटिकल पार्टीज रोटियां सेकेंगी इसमें और सेक रही हैं, ये दूसरा है। अब तीसरा ये है कि 120 दिन का टाइम है, लोग अपने प्रूफ और देंगे, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, जिसका वहां नहीं होगा वो हाई कोर्ट जाएगा, जिसका वहां नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 3 लाख के करीब लोगों ने तो अप्लाई ही नहीं किया, तो ये फिगर नेचुरली कम होगी, उससे 19 लाख से अब कितनी आती है कितनी नहीं आती। अब इसमें जो हिंदू मुसलमान का इशू है गलत है, जैसा कहा गया अभी सही
कि ये तो हिंदुस्तानियों और जो हैं दूसरे देशों के लोग उनके बारे में मसला है। और अगर भारत सरकार बाद में लाना चाहती है एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पहले ड्रॉप हो गया था, तो वो लाएंगे तो वो एक और मसला है, उसका इशू एक अलग है, उसको देखा जाएगा बाद में कि ये वहां भेजते हैं कि यहाँ कहीं और भेजते हैं। लास्ट मेरा पॉइंट है, डिपोर्टेशन की बात लोग कर रहे हैं, अभी तो डिपोर्टेशन का इशू नहीं हुआ, हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी नहीं है, होगा यही जब ये फाइनल फिगर होगी, तो उस वक्त ये जो लोग हैं जो बाहर से हैं उनको कुछ नागरिकता के अधिकार जो मुझे और आपको मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। अभी तो डिपोर्टेशन का इशू नहीं हुआ, हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी नहीं है, होगा यही जब ये फाइनल फिगर होगी, तो उस वक्त ये जो लोग हैं जो बाहर से हैं उनको कुछ नागरिकता के अधिकार जो मुझे और आपको मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, यही है। और बाकी हाँ, मैसेज बांग्लादेश को भी जाएगा कि भाई इलीगल लोग नहीं जाने चाहिए, वहां पे अब पहचान हो रही है, देश खुश है, असम खुश भी है, ना खुश भी है, लेकिन कुछ प्रक्रिया तो पूरी तो हुई और जल्दी नहीं हुई मेरे ख्याल से। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है वो ठीक ही हुआ। और ये लोग पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करते हैं, नहीं करना चाहिए जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। दीपक झा, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, इंदिरा गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि शरणार्थी का बोझ ये देश वहन नहीं करेगा, उन्हें वापस जाना होगा। फिर भी आप लोग बैठकों के दौर कर लेते हैं, एक फैसला आया है, इसमें आखिर सियासत हर जगह ढूंढना, मुझे नहीं लगता कि ये आप राष्ट्रहित में कोई काम है। देखिए, अभी बोरा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इनका होगा क्या, उस पर सफाई नहीं है। कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, 1951 से लेकर जो 1961 तक लोग आएंगे उनको वोटिंग अधिकार देके यहाँ पे हिंदुस्तानी मान्यता दी जाएगी। 1961 के बाद से 1971 तक जो लोग आएंगे उनको वोटिंग अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जो बातें गई। लेकिन अभी सरकार ने 2013 से लेकर 2017 तक, मैं इसमें भाजपा की बात नहीं कर रहा, 2013 से लेकर 17 तक 40 चीजों पे सुनवाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अब इसका मतलब क्या है कि आप जिसका गाय भैंस बकरी सबको एक घर में पानी पिलाओगे क्या? सबका नाम डाल देंगे, जितने लोग मिलेंगे आपको सब। तो सरकार का काम क्या होता है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक पारदर्शी तरीके से। मैं आपसे एक बात कहूंगा दीपक झा, आपसे जब भी कोई भी बहस या डिबेट होती है, आप मुझे लगता है वाइल्ड लाइफ चैनल सबसे ज्यादा देखते हैं। आप जानवरों का नाम लेकर आते नहीं, आप इस तरह से नहीं, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसकी देखरेख में पारदर्शी तरीके से हो रहा है। वही मैंने कहा, आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जल्दी पूरा करो। पारदर्शिता का काम होता है सरकार का काम करना, तो सरकार का जो तंत्र होता है वो, अगर सरकार ने काम किया है, 500 ट्रक से ज्यादा के कागजात वहां पर जमा हुए, 900 करोड़ रुपया खर्च हुआ, हर महीने रिपोर्टिंग हो रही है। दीजिए मेरे को तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी डॉक्टर दत्ता को लाना है, और मुझे डॉक्टर दत्ता को लाना है, तो भाजपा के लिए तो पीनट है जो आज हुआ ना, नुमानी साहब और चोपड़ा साहब। 22 करोड़ मुसलमानों को इनका बस चले तो पाकिस्तान भेज देंगे, जो आज यहाँ पे। आप वो बात न करें, इमरान खान भी इसी बात को हथियार बना है। दीपक झा घूम फिर के आप पाकिस्तान में जाते हैं, घूम फिर के आप पाकिस्तान में जाते हैं। डॉक्टर दीपक झा, पाकिस्तान क्या हासिल होता है आपको? घूम फिर के आप पाकिस्तान में जाते हैं। डॉक्टर दत्ता, भाजपा का चालो बिल्कुल भाजपा करना चाहता हूँ इस तरीके की बातें। देखिए, बोरा साहब, ये आसाम का मामला है करके चैनल पे इस तरीके की आसाम से रिलेटेड है, मेरे आसाम के भाई और बहनों का मामला है, इसलिए शुरुआत आसामिया से ही करूंगा। मैं बधाई दी आसु অসম চৰকাৰক আৰু ভাৰত চৰকাৰক কি ফাইনেলি এনআৰসি ৰিপৰ্টটো আহি গ'ল আৰু লাগু হ'ল। বহুত আগতে কৰিব লাগিছিলে, এতিয়া হৈছে, খুব ভাল হৈছে। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। सबसे पहले तो संशोधन कर दो दीपक जी, कृपया करके थोड़ा सा पढ़ के आइए। अरे 1972 बेंचमार्क है, यहाँ पे आप भाजपा की बात करते हैं। 1972 बेंचमार्क है, दत्ता ने कुछ नहीं कहा। दीपक झा अभी वो अपनी राय रख रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, आप अभी बीच में नहीं बोलेंगे। 1972 बेंचमार्क है, तो कम से कम बेंचमार्क कौन सा है ये तो जरा ध्यान में रखिए और पढ़ के आइए।
पहली बात। आपने ज्यादा दूसरी बात, অহম का हूं ना मैं, অহমৰ পৰা মই জানো, সেইকাৰণে डोंट टॉक इन बिटवीन। लेट मी फिनिश फर्स्ट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जो भी आपको बोलना है बोलिए। एनआरसी के बारे में जानते क्या हैं आप? मैं आता हूं और चट्टा निकालता हूं हितेश्वर सैकिया से लेके तरुण गोगोई तक। हितेश्वर सैकिया आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री आसाम के, जो वहां बहुत लंबा सफर तक उन्होंने राज किया। बाकायदा नौलबारी और गुवाहाटी में उन्होंने कहा था मोर अहमत 1.5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी आसे, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास इलीगल बांग्लादेशी मेरे आसाम में है। नलबारी और गुवाहाटी के बाकायदा पब्लिक मीटिंग में कहा था ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद वो रिकॉर्ड तो लाइए, रिकॉर्ड लेके आइए। दीपक झा, मुझे 2 मेहमानों के पास जाना है, मुझे 2 मेहमानों के पास जाना है। तरुण गोगोई दीपक झा, मुझे 2 और मेहमानों के पास जाना है। तरुण गोगोई सत्ता पे आने के बाद IMDT एक्ट, जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, IMDT एक्ट को खारिज करने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि आसाम में एक भी इलीगल बांग्लादेशी नहीं है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा आसाम सरकार को, तब तरुण गोगोई साहब पुनर्जीवित किए IMDT एक्ट। डॉक्टर दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सुनीत चोपड़ा साहब, आखिर एनआरसी को लेकर सियासत करने के पीछे फिर एक बार आप पड़ोसी मुल्क को एक हथियार देने का काम कर रहे हैं। कौन से पड़ोसी को हम हथियार दे? जो चीख कर कह रहा है एनआरसी पर भी पाकिस्तान के बयान आ रहे हैं। एनआरसी पर प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान कौन सा अमेरिका है जो कोई ताकत की बात करे? आप अमेरिका से पाकिस्तान छोटा सा देश है, 3 हमारे प्रांतों जैसा। उस पाकिस्तान में से बांग्लादेश की लड़ाई में असम तो झांकी है, अभी दिल्ली बाकी है। छोटा सा ब्रेक लेना है। असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी हुई है, तो देश की राजधानी दिल्ली से भी घुसपैठियों को निकालने के लिए एनआरसी की मांग होने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में घुसपैठियों को बड़ा खतरा बताया है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। असम के बाद दिल्ली में भी एनआरसी की बड़ा खतरा बताया है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। असम के बाद दिल्ली में भी एनआरसी की मांग। दिल्ली में एनआरसी लागू होनी चाहिए और जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए। दिल्ली में बड़ा खतरा बन चुके हैं घुसपैठिए। राजधानी में शुरू होगी घुसपैठियों की पड़ताल। असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी होते ही वैसे लोगों में हड़कंप मच गया है जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर असम पहुंचे और सालों से यहां अपनी पहचान बदलकर रह रहे हैं। मगर घुसपैठियों से खतरा सिर्फ असम को नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली को भी है। ये कहते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने राजधानी में भी एनआरसी लागू करने की मांग उठा दी है। हम पूरी तरह से इसके पक्ष में हैं कि दिल्ली में एनआरसी लागू होनी चाहिए और जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि एनआरसी एक ऐसा कानून है जो उन लोगों को देश से उनके देश में पहुंचाने के लिए काम करता है जो इलीगल घुसपैठिए बन के आए हैं, जिन्होंने चोरी से सीमा को पार किया है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 1.5 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। दिल्ली में शाहीन बाग में करीब 250 रोहिंग्या परिवार रहते हैं, तो कालिंदी कुंज इलाके में करीब 500 बांग्लादेशी परिवार रहते हैं। सीमापुरी, विकासपुरी, ओखला और मुखर्जी नगर में भी कई बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्होंने अवैध रूप से राशन कार्ड और वोटर कार्ड भी बनवा लिए हैं। अपराध के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ऐसे घुसपैठियों की संलिप्तता पाई गई और पुलिस भी इन्हें लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुकी है। आप देखिए कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं
जिसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। वो लोग थ्रेट है, वो किसी भी जगह, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर आसाम में हो, बंगाल में है, तमाम जगह ऐसे लोग हैं जो लोग, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी उन लोगों ने इलीगल घुसपैठ करके जगह बनाई। तो ये हमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला है और उस पे एनआरसी दिल्ली में यथाशीघ्र लागू होगी, तभी जाके दिल्ली को हम अपराध से बहुत हद तक किनारे कर पाएंगे। मगर दिल्ली में घुसपैठियों के सवाल पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बीजेपी को पहले असम संभालने की नसीहत देते सुनाई दिए। तो एक एनआरसी लेके वो तो मतलब तैयार नहीं कर सकते, एक एनआरसी को लेकर फंस गए और अगर चाहते हो तो ले सकते हो। बेशक घुसपैठ की समस्या सीमावर्ती राज्यों में गंभीर है, मगर दिल्ली सहित कई दूसरे राज्यों तक भी घुसपैठिए रोजगार की तलाश में पहुंच जाते हैं। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष की हैसियत से पिछले साल क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। देखिए, अभी असम के एनआरसी पर ही चर्चा हो रही है क्योंकि इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। भविष्य में जब देश भर के अंदर जो घुसपैठी है इस पर चर्चा होगी, इस पर कोई विचार होगा, सार्वजनिक बहस होगी, तो उस वक्त हम इस पर रिएक्ट करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि असम तो सिर्फ झांकी है और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में एनआरसी की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी, ब्रेक के पहले जो पैनल मेरे साथ जुड़ा था वो अभी भी बना हुआ है और हम देश का सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चोपड़ा साहब अपनी बात पूरी करें, फिर मैं नुमानी साहब के पास जाऊं और तनेजा साहब से मेरे सवाल होंगे कि आखिर असम तो झांकी है, अभी दिल्ली बाकी है। चोपड़ा साहब पहले आप। पर मैंने सुना है चोपड़ा साहब ने बंगाल में मांग की एनआरसी की, दिल्ली में मनोज तिवारी जी ने और चोपड़ा साहब ने बोला बंगाल में होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपने नहीं मांगा? नहीं मांगा। ममता जी। चोपड़ा साहब आप अपनी बात। ममता दीदी तो कह रही है, ममता पहले कह रही थी, फिर छोड़ दिया उसने। छोड़ दिया। पहली चीज, क्योंकि आपने अभी दिल्ली का वो मिस्टर तिवारी बोल रहे थे तो आपने दिखाया। हाँ, लेकिन दिल्ली में कई बार जब बंगाली लोगों को निकाला जा रहा था तो मेरे अपने कॉलीग और दोस्त हनन मुल्ला, जो 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने इनकी जांच भी करवाई। ये बंगाली हैं, बांग्लादेशी नहीं हैं और इनको वापस लाना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की अफवाहें फैला के और भारतीय नागरिकों को यातनाएं दे के ये अच्छी बात जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, काउंटर है एक और, हाँ, मेरा काउंटर ले लीजिए। काउंटर ले लीजिए। काउंटर ये है कि क्या भारतीय, क्योंकि नुमानी साहब को लागू, उसके बाद बहुत जरूरी काउंटर है कि भारत के नागरिकों का संसाधन, उनका सोशल वेलफेयर प्रोग्राम किसी बांग्लादेशी को जाए तो वो भारतीय नागरिकों के लिए वो यातना नहीं है क्या? सरकार वो उनके ऊपर अन्याय नहीं है क्या? मानव अधिकार सिर्फ रोहिंग्या का, मानव अधिकार हमारा नहीं, रोहिंग्या से मानव अधिकार नोमानी का नहीं। नोमानी साहब का क्यों किसी रोहिंग्या को जाए? इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर, जैसे तिब्बत के लोग, मुझे नुमानी साहब को लाना होगा। आप नुमानी साहब कहीं और नहीं भेज सकते। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक किसी गलत फहमी का शिकार है एनआरसी को लेकर? रेफ्यूजीज को लेके अलग बात नहीं, आप 4 रोहिंग्या अपने घर ले जाओ फिर। नुमानी साहब आप 4 ले जाओ, आप गोद ले लो। ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा जो है नागरिकता से, संविधान से जुड़ा हुआ है। किसी के कहने से जो है कोई अभारतीय नहीं हो जाएगा या किसी के कहने से कोई भारतीय नहीं हो जाएगा। यहाँ पूरा सिस्टम है, संविधान है और जो है न्यायपालिका है, सारी चीजें हैं। यहाँ देश में सिर्फ जो है संघ या भाजपा के लोग नहीं है, और लोग भी हैं यहाँ। तो इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना और इसको लेकर राजनीति करना, कौन बना रहा है? नुमानी साहब कौन बना रहा है आपके हिसाब से? आप बुद्धिजीवी हैं, आप स्कॉलर हैं, आपको कौन लगता है जो इसको हिंदू मुस्लिम वो सांप्रदायिकतावादी हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं जो इसका लाभ उठाते हैं चुनाव पैनल में भी बनाया। वो लोग जो है ये कर रहे हैं। आप देखिए कि पहले जो है 41 लाख थे, अब जो है फिर वो 19 लाख हो गए। तो आधे से ज्यादा लोग जो है वो नागरिक जो है साबित हुए। और अभी जो है कई जो है वो प्रक्रिया और चरण है, वहां जो है फॉरनर ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा और जो है आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद भी जो है वो कई चीजें हैं। तो आप जो है इसको लेके जो है राजनीति अगर करेंगे और जो है हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ये गलत है। ये
संदेश है, तनेजा साहब, उसको संदेश है। तनेजा साहब, असम तो झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है, और दिल्ली से सटा हरियाणा भी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि एनआरसी यहाँ लागू होना चाहिए। संघ संचालक ने कल कहा है, हम लोग जो है वो मिल के आए उनसे कर लेंगे नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम एकता जो है देश में नहीं बढ़ेगी काम नहीं चलेगा, और हिंदुत्व के लिए जो है वो एकता जरूरी है। ये मोहन भागवत बाहर वालों को भी मौका दीजिए जो स्टूडियो में नहीं है। नहीं, तनेजा साहब आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। ये नुमानी साहब कह रहे थे आप अपनी बात रखें। नुमानी साहब, तनेजा साहब, ये इनको कहीं थोड़ा सुन लें। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एनआरसी को जो मजहब के हिसाब से देख रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की दृष्टि से देख रहे हैं, वो देश के साथ बहुत ही अहित कर रहे हैं। एनआरसी का किसी भी धर्म से मजहब से कोई लेना देना नहीं है। घुसपैठिए का कोई मजहब नहीं होता, वो घुसपैठिया आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, बस, चाहे वो किसी उसका मजहब कुछ भी हो। हमको इस नजरिए से ही देखना पड़ेगा। अब दीपक झा जी को जो मैं सुन रहा था, वो तो जहर उगलते हैं। अरे आपको राजनीतिक बात करिए ना, आप हर चीज के लिए बीजेपी को दोषी ठहराएं, सारे मुसलमान आप आकर के आपकी राजनीति को देश रिजेक्ट कर मैं नहीं करता। अगर आप बोलने देंगे तो ठीक है, तो आपके दर्शक दीपक झा उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, पाकिस्तान के बोल लेने दीजिए। धन्यवाद साहब, कांग्रेस ने सब जो है पाप किए हैं, कांग्रेस ने भी बहुत सारे पाप किए हैं, वो थोड़ी है इसलिए कांग्रेस ने किया वही आप भी करोगे क्या? नहीं, गलत है ना, शुरुआत तो बोलिए ना, गलत है फिर कांग्रेस ने किया, कांग्रेसियों ने तो फिर गलत क्या देखिए, वो शुरुआत लगभग 2 साल से तनेजा साहब को अपनी बात रख लेना दीजिए, उसके बाद को रोके। तनेजा साहब, आपके मंत्री जब गिरिराज सिंह जहर उगलते हैं, याद है कि नहीं याद है? देखिए, आपके मंत्री दीपक झा कहाँ बात ले जा रहे हैं? तनेजा साहब आप अपनी बात नहीं करें, दीपक झा रुकिए, मैं आपको लाऊंगा, आप रुकिए। नुमानी साहब उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। जी बोलिए तनेजा साहब, बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा, मैं सुनूंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हर चीज को ला करके हिंदू मुसलमान करना, ये जो दीपक झा जैसे लोग करते हैं, या तो ये समझते नहीं या इनका कोई एजेंडा है। आप और ये लोग समझते हैं, दीपक झा उनको बोल लेने दीजिए, वो बाहर से बैठे हैं। दीपक झा वो बाहर से बैठे हैं, आप उनको उनकी बात रख लेने दीजिए। हिंदुओं के भी दुश्मन है, मुसलमान के भी दुश्मन है। दीपक झा जैसे लोग हिंदू के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है। नरेंद्र तनेजा जी जैसे लोग, ऐसे लोग जहर फैलाते हैं, मंत्री बना के बातें करते हैं, जहर फैलाते हैं। ऐसे लोगों का नहीं सुनना चाहिए। दीपक झा, आप इस तरह से बात करके आपको नहीं लगता कि आपका पड़ोसी मुल्क फायदा उठा सकता है? देश में प्रथम है, इसको लेना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा अहम होती है, और आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सही है, परेशान है, किसकी सुरक्षा? जो नहीं भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, गरीबों की सुरक्षा, या आपके चोर और डकैतों की सुरक्षा? शहजाद और डॉक्टर दत्ता दोनों के लिए घुसपैठिया मुक्त या मुसलमान मुक्त? ऐसा है, सुनिए, मैं खुद मुसलमान हूँ, इस पैनल पे 2 मुसलमान हैं। नोमानी साहब ने अपनी बात रखी, आपने सुना। मैं खुद मुसलमान हूँ, हमारे प्रवक्ता कोई और बने, हमको जरूरत नहीं है, पहली बात सुन लीजिए। दूसरी बात, ममता बनर्जी क्या कहती है? वो बोलती है आप एक बांग्लादेशी को छुएंगे, सिविल वॉर कर दूंगी मैं। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे देश के संसाधनों पर बांग्लादेशी ऐश करेंगे? मेरे देश के संसाधन नहीं, जिनको रोहिंग्या की चिंता, वो रोहिंग्या के बारे में मैं बोलने उनको अपनी बात रखने दीजिए। दीपक झा उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं कि मैं बात रख। सुनिए डॉक्टर दत्ता जी, मुझे अपनी बात पे वायरल रेंटर्स को लाते हैं क्या? सही है आपकी।
हाँ, ये बात सही है। हर समय हर किसी के बीच में बोलना, ये कौन सा सभ्यता है? आप क्या है? ये कौन सा सभ्यता है? शालीनता सीखिए आप पहले, दूसरे की बात सुनने का क्षमता रखिए। जो लोग होते हैं वही लोग दूसरे की बात सुनते नहीं है। वायरस के हिसाब से आपके खिलाफ बोलेगा, वो वायरस नजर आएगा। एक सेकंड मनीष जी, प्लीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, बोल रहे हैं दीपक झा, इन दोनों को जो इलाज कर रहे में बैठे हैं, दीपक झा, उनको दूसरे की आवाज बनाते हैं। दीपक दीपक झा, डॉक्टर दत्ता, दीपक झा, दत्ता जी डॉक्टर दत्ता, मेरे माटी मेरे मुल्क वहां पे चल रही है। डॉक्टर दत्ता, दीपक झा, दीपक झा, डॉक्टर दत्ता, मिस्टर दत्ता, हिंदुस्तान को समझता हूँ। ये लाउड स्पीकर को बंद करा दीपक झा, आप रुकेंगे, अब आप रुकेंगे, अब आप रुकेंगे। डॉक्टर दत्ता, दत्ता जी, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, शहजाद दत्ता जी ऐसे मत कीजिए ना, आप कोऑपरेट करेंगे तो कैसे होगा? डॉक्टर जी दत्ता, प्लीज, डॉक्टर दत्ता, प्लीज। टुकड़े टुकड़े में हिंदुस्तान आप यार, बांट ये रहे हो। इसको दीपक झा, ये दो लोगों के बीच की बहस नहीं रिक्वेस्ट है, करता ये हूं। दो लोगों के बीच की बहस नहीं है। दूसरों को और भी मेहमान है यहाँ पर। ना वो तनेजा जी को बोलने दे रहे ना नोमानी। शहजाद, आप अपनी बात पूरी कर। जज मत बनो भाई, दीपक शहजाद झा, यहाँ पे बैठ के दीपक झा, बहस मैं चला रहा हूँ, बहस मैं चला रहा हूँ। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि मॉडरेटर को आप बताएंगे बहस कैसे चले। शहजाद, आप अपनी बात। देखिए, कुछ लोगों ने ये चिंता जाहिर की कि 19 लाख मेरे गरीब रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों का क्या होगा। तो मैं उनको बता दूं, कोई उनको कल आधी रात को अरेबियन सी में डालने के लिए कोई नहीं बोल रहा, न कोई बोल रहा कि खड़े करके गोली मार दो। ये अब जो लोग चिन्हित हुए उनको अपील करने की तो प्रोसेस है ही, पर जब एक बार चिन्हित हो जाएंगे ये विदेशी है तो उनका वोटिंग अधिकार ले लिया जाएगा, उनका सब्सिडी मुफ्त में मिल रहा है वो ले लिया जाएगा। अब किसी को रोहिंग्या से इतना प्रेम है तो उनके घर पे 4-4 रोहिंग्या ले जाए, 4-4 ब्रेक लेना है। चोपड़ा साहब, ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। एनआरसी के मुद्दे पर, जी हाँ, एनआरसी के मुद्दे पर आखिर इमरान खान ने इस मुद्दे को भी कैसे लपका, एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, जैसा मैंने पहले ब्रेक के कहा था कि आखिर इमरान खान को क्यों लग गई मिर्ची, क्यों जुट गए वो दुष्प्रचार में, क्यों जुट गए वो लोगों में जहर डालने कि यहां पर भारत में जो भी बदलाव हो रहा है उससे मुसलमान खतरे में हैं। इसी बात को लेकर हम इस चर्चा को और बहस को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दत्ता, इमरान खान परेशान, मिर्ची लग गई, नए भारत की तस्वीर देख के इमरान खान तिलमिलाए हुए हैं। इमरान खान तो परेशान है ही, और इमरान खान के जो देश के अंदर, भारत के अंदर जो बहुत सारे पालतू सपूत हैं वो लोग भी परेशान हैं। जैसे आप नेशनल टॉडलर और नेशनल टॉडलर के गैंग के लोग जितने सारे हैं। आप एनआरसी की बात कर रहे हो ना सुनीत चोपड़ा जी, और आपने कहा है कि दिल्ली में कोई घुसपैठी नहीं है। चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ यमुना पे, उनके जुबान से, उनके बोली से मैं बता दूंगा कि खुलना के है, न राजशाही के है, न सिलेट के है, न नौकाली के है, न कहां के है। मैं उनके जुबान से बता सकता हूँ। आसाम का नॉर्थ, डॉक्टर दत्ता, अपर आसाम से लेके लोअर आसाम तक, हाइलाकांडी, करीमगंज, सिलचर, फिर बारपेटा, कोकराझार, शिवसागर, डॉक्टर दत्ता, ये सारे डॉक्टर दत्ता, मुझे और भी पैनलिस्ट को लाना है। तनेजा साहब, इमरान खान इस मुद्दे को भी भुनाने में जुट गए, दुष्प्रचार करने में जुट गए कि मुसलमान भारत में खतरे में है। देखिए अब सब प्रश्न इस बात का है, जब अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग होंगे, चोपड़ा साहब जैसे लोग होंगे, राहुल गांधी जैसे लोग होंगे, कांग्रेस के तमाम नेता जैसे लोग होंगे, जब वो इस तरह की बात कहेंगे तो जाहिर है उनको तो और क्या चाहिए। ईंधन तो ये लोग दे रहे हैं, और उसके बाद तो यूनाइटेड नेशंस के पूरी दुनिया में इनके वीडियो लेकर के, इनके वक्तव्यों को लेकर के वो प्रचार करते हैं देश के खिलाफ। हथियार के खिलाफ क्या बोला है? जी नहीं, को निकालेंगे हरियाणा से। मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में लागू होना चाहिए एनआरसी, आसाम से लेके
दत्ता, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। शहजाद, फिर दीपक को भी लाना है, नुमानी साहब को क्यों खेल रहे हैं? पाकिस्तान और कांग्रेस की जुगलबंदी तो आपने कुछ दिन पहले ही देखी है, यूनाइटेड नेशंस में पत्र जो गया। मैं ये कहता हूं कि स्क्रिप्ट वहां से आती है, पढ़ के सुनाते ये दीपक झा, ये कब बंद करोगे आप? स्क्रिप्ट पढ़ना कब बंद? अब मुझे बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, पर इमरान खान की लाइन बोलेंगे ये लोग। इमरान खान की लाइन कट कॉपी पे राजीव गांधी का आपको कोई मायना नहीं है, इंदिरा गांधी का कोई मायना नहीं है। इमरान खान आपका प्रधानमंत्री बन गया। दीपक झा अपनी बात रखिए, नुमानी साहब। इमरान खान और आपका राजीव गांधी से ऊपर बात बोलने नहीं दे रहे। इमरान खान इंदिरा गांधी से ऊपर दूसरी इमरान खान के लिए थाली सजा के मैं आपको बताता हूँ आज क्या हो रहा है देश में। नए भारत की बात करो, बेरोजगारी पे बात मत करो। कितने लोगों को अरे रोहिंग्या बांग्लादेश आप मुसलमान डरा हुआ है, ये मुद्दे से सरकार की पहल से मुसलमान डरा है। एक लाइन में जवाब। दीपक झा की भी नौकरी किसी दीपक झा समय खत्म हो गया, उनको बोलने दीजिए, नुमानी साहब आप बोलिए। डॉक्टर दत्ता, हो चुका है वो है डॉक्टर दत्ता, नुमानी साहब। देखिए, पाकिस्तान जो बना है वो किस आधार पे बना है? यहाँ जो है जो लोग जितना गड़बड़ बोलेंगे उसको आधार बनाएंगे, चूंकि उनका दावा था। दीपक झा, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। दीपक झा, भाजपा की दीपक झा, समय खत्म हो रहा है। नुमानी साहब आप बात दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। नुमानी साहब रुकिए, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दीपक झा जब मैं बोलना शुरू करूं आप नहीं बोलेंगे। नुमानी साहब समय खत्म हो गया, नुमानी साहब समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। नुमानी साहब, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम असम को दूसरा कश्मीर बनने नहीं देंगे, इसीलिए मोदी सरकार ने एनआरसी लाई है। जी हां, आप लोग इस बहस में जुड़े, देश का सवाल में बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे।